ये है साल का 317वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी में पूजा खंडूरी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही आपको खबरें दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए सोनाली, तो हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात दरअसल उसी खबर की करने वाले हैं जो आजकल चर्चाओं का बहुत ज़्यादा विषय बनी हुई है। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर लाखों लोग अपने सपने लेकर आते हैं, लाखों लोगों के यहाँ सपने बसते हैं, लेकिन सोमवार की शाम को उसी दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा धमाका गूंजा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर अब कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। सरकार ने इसे आतंकी हमला मान लिया है और इस घटना के पीछे के तार अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की खिड़कियां तक हिल गई। मौके पर फैली अफरा तफरी में किसी को ये भी समझ नहीं आया पूजा कि आखिर ये हादसा था या फिर कोई साजिश। बिल्कुल, तो जब जांच देखिए आगे बढ़ी तो सच्चाई ने फिर सबको चौंका के रख दिया और जांच अभी भी लगातार चली रही है। जांच एजेंसियों ने उस i20 कार से बरामद हड्डियों और दांतों के सैंपल्स का DNA टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स ने सब कुछ साफ कर दिया है। कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। ये DNA रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद ये साफ हो गया है। डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स और कार से मिले अवशेषों के सैंपल्स आपस में मैच करवाए गए हैं और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक विस्फोट के बाद उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच में फंस गया था, जिससे वो बाहर नहीं निकल सका। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है पूजा कि क्या उमर अकेला था? क्या यह हमला किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था? और आखिर धमाके से पहले हुई गिरफ्तारियों ने उमर को इतना क्यों डरा दिया था? क्योंकि आपको याद हो पूजा कि सुबह सुबह फरीदाबाद से खबरें आ रही थी कि बड़ी मात्रा में 2900 ग्राम 1900 किलो आई थिंक कि वहां पर विस्फोटक बरामद किया गया है और जिसके बाद उमर की भी तलाशी हो रही थी और उसके पहले शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उससे पूछताछ की जा रही थी और जिसके बाद मुझे लगता है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो घबराया हुआ था कहीं ना कहीं और जिसकी वजह से ये विस्फोट हो गया। बिल्कुल, और कल पूरे दिन भर जो चर्चाएं चल रही थी, खबरें चल रही थी, उसमें भी बताया जा रहा था कि प्लानिंग दरअसल उस रोज की थी ही नहीं, वो पैनिक में हो गया एक अटैक था कि वो पैनिक में अटैक हुआ, लेकिन प्लानिंग फिर भी थी। ये जो पूरा मॉड्यूल था जो फरीदाबाद से ऑपरेट हो रहा था, फरीदाबाद से लेकर पुलवामा, पुलवामा से लेकर लखनऊ और फिर गुजरात में भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आए, तो प्लानिंग तो इनकी थी, लेकिन प्लानिंग उस दिन की नहीं थी और उसको लेकर बताया जा रहा था कि ये पैनिक में हुआ एक अटैक था। लेकिन अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये माना गया है कि एक आतंकी हमला था। हमारी सहयोगी नीतू हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। हम सीधे उन्हीं का अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं। नीतू, जांच का दौर लगातार जारी है, फिलहाल हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अभी ये जो जांच है वो किस दिशा में चल रही है, क्योंकि कैबिनेट ने तो ये मान लिया है कि ये आतंकी हमला ही था। देखिए पूजा, जितने अब तक साक्ष्य मिले हैं वो ये बात साबित कर रहे हैं कि एक आतंकी हमला ही है और अब इसको अप्रूवल भी मिल गया है। यानी उमर नबी की गाड़ी में जिस तरह से DNA मैच हुए हैं, अब वो ये बताते हैं कि गाड़ी चलाने वाला शख्स और कोई नहीं, डॉक्टर उमर नबी ही था। उसकी मां के साथ उसके DNA सैंपल मैच हुए हैं। उसके बाद ये जो पूरा मॉड्यूल था, फरीदाबाद मॉड्यूल, जिस तरह से अब तक जांच में रिपोर्ट सामने आई है, पिछले साल जनवरी से ही एक प्लानिंग थी कि देश को दहलाना है, राजधानी दिल्ली को दहलाना है और
दिल्ली ही नहीं, ये अयोध्या और वाराणसी तक की कोशिश थी कि अयोध्या में भी इस तरह के बड़े धमाके हो। एक शादी में ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये मिलते हैं एक साथ और मिलने के बाद प्लानिंग करते हैं, लेकिन अभी इस एंगल पे भी जांच हो रही है कि उस दिन जो धमाका हुआ क्या वो प्लान धमाका था या फिर डॉक्टर नबी वो सारा जो एक्सप्लोजिव था, एमोनियम नाइट्रेट जिसको बताया जा रहा है, उसको लेकर वहाँ से भाग रहा था और अचानक से धमाका हो गया, या डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसने ये प्लान बनाया कि अब बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए खुद आत्मघाती हमला किया और इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया। इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, लेकिन अब तक जितने भी एंगल निकलकर सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि ये आतंकी हमला था। अब इसको अप्रूवल मिला है आतंकी हमले का। फिलहाल मेरी मौजूदगी जहां पर है ये वो सड़क है, यहीं से लाल किले तक आप पहुंचते हैं। अभी इसे पूरी तरह से बंद किया गया है। एफएसएल की टीम को भी लाला लाजपत राय मार्केट में एक हाथ भी मिला है, यानी डेड बॉडी का एक पार्ट भी जो है वो मिला है। लगातार जांच जारी थी कि कितने लोगों की इस हादसे में ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जान गई है। कुछ आंकड़े सामने आ गए थे, लेकिन अभी फिर एक हाथ मिला है। एफएसएल की टीम जो है लाला लाजपत राय मार्केट पहुंची है और हम भी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। क्योंकि सोचिए पूजा, ये हमला होता है, हमले की जांच हो जाती है, जांच चल रही है, उसके बाद अब आज सुबह जाकर एक हाथ का टुकड़ा मिला है। तमाम पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। कई ऐसी बॉडीज थी जिसको पहचानना मुश्किल था, तो डीएनए से जो है परिवारजनों के साथ जांच की गई है। एलएनजेपी में जितने भी लोग थे उन्हें भर्ती कराया गया था, जिनकी जान चली गई इस हमले में, उनका भी शव जो है एलएनजेपी पहुंचा था, क्योंकि यहाँ से जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है वो एलएनजेपी का है। मेरे राइट हैंड साइड पे लाल किला है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये पूरा मार्केट एरिया है जो लाला लाजपत राय, भागीरथ पैलेस, तमाम जो चांदनी चौक का इलाका है वो यहाँ पर है। आपको सामने सुरक्षा का घेरा भी नजर आएगा। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, एनएसजी के कमांडो, एफएसएल की टीम, ये पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा हमला जिसने दिल्ली को दहलाया और अब तमाम आतंकी पहलुओं को जोड़ते हुए, कनेक्शन निकालते हुए इस मामले की जांच की जा रही है। पूजा, बिल्कुल नहीं तो ठीक कह रहे हैं आप। और अभी फिलहाल इसको आतंकी हमला तो मान लिया गया है कि ये आतंकी हमला था, लेकिन कल जैसे पूरे दिन भर चर्चाएं चली है कि पैनिक में हुआ ये अटैक था, क्योंकि इस प्लानिंग दरअसल किसी और रोज की थी, उस रोज की प्लानिंग ही नहीं थी और पैनिक में ये अटैक हो गया, लेकिन इसको आतंकी हमले के रूप में ही देखा जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये कि एक नया पैटर्न हमला करने का, और कितना खतरनाक ये हो सकता था जिस हिसाब से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए ये एक नया पैटर्न है। इसमें साइंटिफिक तरीके से ये जो हमला है, ये जो ब्लास्ट है, उसको अंजाम दिया गया। जब हमला हुआ तो पूजा, अगले दिन जब एलएनजेपी में तमाम जो शव है उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे थे, तब भी जो अंदर डॉक्टर्स थे उन्होंने हमें सबसे पहले यही जानकारी दी थी कि ये कोई सामान्य हमला नहीं था। यानी अमूमन जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो जो डेड बॉडीज होती हैं वो काली पड़ जाती है, उस पर छर्रे के निशान होते हैं, शरीर पर घाव वगैरह भी होता है। लेकिन ये जो हमला था इसमें कोई भी जो डेड बॉडी थी, बेशक वो जली हुई थी लेकिन क्षतिग्रस्त जरूर थी, पहचानना मुश्किल था, लेकिन काली नहीं पड़ी थी। यानी जो केमिकल है, नए केमिकल का इस्तेमाल करते हुए ये जो है हमला उसको अंजाम दिया गया था। एमोनियम नाइट्रेट जिसको बताया जा रहा है, यानी एक नए तरह का हमला। और सबसे बड़ी बात, आधुनिकता को जोड़ते हुए, क्योंकि आप एक चीज़ और देखिए, जितने भी आतंकवादी कहे जा रहे हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है वो सब डॉक्टर्स थे। यानी हम अब तक देखते आए हैं कि जब हम टेरर मॉड्यूल की बात करते हैं तो जो उसके सरगना होते हैं हमेशा वो लोग होते हैं जो आधुनिकता को भी जानते और समझते हैं। यानी आधुनिकता को इस टेरर मॉड्यूल के साथ जोड़ते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। पूजा, बिल्कुल नहीं तो मैं ये भी चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, उनसे जब पूछताछ हो रही है, सोर्सेज हमें क्या बता रहे हैं, कितने खुलासे उन्होंने किए हैं, क्या क्या उन्होंने अभी तक बताया है? सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में जो फीमेल डॉक्टर शाहीन शहीद है उसने खुलासा किया है कि पिछले 2 साल से वो अपने पास विस्फोटक जमा कर रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल से उसकी मुलाकात हुई थी और डॉक्टर शाहीन का भाई भी इस पूरी घटना में उसका साथ दे रहा था। और उसके बाद डॉक्टर उमर नबी के साथ बाकी जो डॉक्टर्स थे, देखिए डॉक्टर उमर नबी की एक बात जो अब सामने आ रही है कश्मीर से, जहाँ का वो रहने वाला था, कोयल इलाके का, वहाँ
सबसे ज़्यादा होनहार स्टूडेंट्स में से एक था। वहाँ श्रीनगर कॉलेज से मेडिकल की डिग्री ली, उसके बाद वहीं से एमडी किया और फिर वहाँ पर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो पढ़ने और पढ़ाने आ गया। यहाँ पर जितने भी ये डॉक्टर्स थे इनसे जब पूछताछ की गई है, जो गिरफ्तार हुए, क्योंकि डॉक्टर उमर नबी तो उस हमले को अंजाम देने यहाँ पहुंचा था, लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स जिनके तार जोड़े गए, जिनसे जब टेरर मॉड्यूल के बारे में सवाल किया तो ये पता चला कि पूजा ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है, यानी कई समय से इसकी प्लानिंग हो रही थी। जिस तरह से अभी आपने बताया कि दिन नवंबर का नहीं था, अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि दिसंबर में ये बड़ा धमाका करना था। इससे पहले इस साल 2025 में वो 2 डॉक्टर जो हैं वो लाल किला भी पहुंचे थे, लाल किला की कई बार रेकी भी कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। तो उन्हें पता चल गया कि सुरक्षा के लिहाज से लाल किले पर हमला करना बहुत मुश्किल है। उनके निशाने पर वाराणसी भी था, उनके निशाने पर अयोध्या भी था, लेकिन अभी इस एंगल पे भी जांच हो रही है। लगातार पूजा सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखिए पहले डॉक्टर मुजम्मिल और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी, ये हमला हुआ तो पता चला कि 6 डॉक्टर इसमें शामिल है। इसके बाद और कितने तार, कितने कनेक्शन इससे जुड़े हुए पहलुओं पर लगातार जांच। ठीक है नीतू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सुबह की शुरुआत कभी सूरज की रोशनी से होती है और वहीं हर जगह अब धुंध और धुएं का साया दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी की हवा इतनी खराब हो गई है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया है पूजा। और आपको बता दें कि अब जो हवा है वो गंभीर श्रेणी में है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है, जो सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो हवा का हाल है वो बेहद चिंताजनक है। आनंद विहार की बात करें तो AQI 432 है, अशोक विहार की बात करें तो 438 और वहीं बवाना की बात करें तो 460 है। तो वहीं देखिए द्वारका में देख लीजिए आप 403 रिकॉर्ड हुआ है, नजफगढ़ में 379 और नरेला में 432 रिकॉर्ड हुआ है। तो सोनिया विहार में 425 और रोहिणी में 447 रिकॉर्ड हुआ है। वजीरपुर में 454 रिकॉर्ड हुआ है, बहुत ही सीवियर कैटेगरी से माना जाता है। बवाना में 460 है और ITO में 438, लोधी रोड में 396, मुंडका में 436 रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं देखिए पटपड़गंज में 423 और RK-पुरम में तो काफ़ी ज़्यादा 444 रिकॉर्ड हुआ है। वहाँ वजीरपुर और रोहिणी के हालात देख लीजिए, मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 400 को पार कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसने हवा को सांस लेने लायक तक नहीं छोड़ा है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सोनाली इसमें सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश हो रही है, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं फेस करने लगी है। ग्रैब 3 भी अब लागू कर दिया गया है क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। हालांकि सरकार पहले बच रही थी, प्रशासन बच रहा था कि ग्रैब 3 के नियम लागू ना किए जाए, वो पाबंदियां ना लगाई जाए, उसकी नौबत ना आए, लेकिन आप वो प्रतिबंधित करने से तो बच रहे हैं, ग्रैब 3 लगाने से बच रहे हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता के बेहतर हो रही है। जो तमाम स्टेप्स आप उठा रहे हैं, क्या उससे स्थिति सांस लेने योग्य बन रही है? हवा की गुणवत्ता क्या उससे सुधर रही है? हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने ग्रैब 3 अब लगा ही दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लेवल अब लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद रहेगा, सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा और वाहन प्रदूषण पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। और इसी के साथ सभी एजेंसियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो ग्रैब 3 का जो लेवल है उससे उसका जो इस्तेमाल है वो मतलब लागू कर दिया गया है और इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया है कि इसका उल्लंघन ना हो। और इसी के साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वो बाहर जाएं, जब वो बाहर निकले तो कार पुलिंग करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ पूजा जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं वैसे वैसे जो प्रदूषण का लेवल अब तो 400 के पार, आपने जैसा बताया कि हर जगह पर इलाका है जहां पर 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका असर नहीं दिख रहा है। और
पिछले दिनों रेखा सरकार ने जो दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उनके समय में बदलाव किया, लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राफ 2 लागू था, उसका भी असर कुछ देखने को नहीं मिला। अब ग्राफ 3 लागू कर दिया गया है। 5वीं तक की कक्षा के स्कूलों को आई थिंक बंद कर दिया गया है और बाकी को हाइब्रिड पर रखा गया है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और क्लाउड सीडिंग भी किया गया, जो कि बहुत ज्यादा वो असरदार साबित नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। तमाम तरीके के स्टेप्स उठाए गए सरकार की तरफ से, लेकिन अब तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदूषण के असर जो है वो सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने जरूर लगा है। वो ऐसे तो असर उनके कदमों का नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर जरूर दिख रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ और एलर्जी के मरीज बढ़ने लगे हैं। हवा में PM 2.5 और PM 10 का स्तर बहुत ज्यादा है। ये छोटे छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं और सांस की बीमारियां पैदा कर देते हैं। खासकर के बच्चों में, बुजुर्गों में, अस्थमा के मरीजों के लिए यह हवा बहुत ज्यादा खतरनाक है। सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं वो, और डॉक्टर्स ने लोगों को ये सलाह दी है कि सुबह की सैर से बचें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें और घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। ये एडवाइजरी है आप लोगों के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं। यूजुअली लोग सुबह के वक्त में व्यायाम करना चाहते हैं, कसरत करते हैं, वॉक करने निकलते हैं, जॉग करने निकलते हैं। अगर घर पे रहती मैं तो सुबह के वक्त निकलती हूँ तो यही आती हूँ सीधे, क्योंकि मेरी तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। लेकिन जो लोग निकलते हैं, यूजुअली लोगों का अमूमन ये शेड्यूल होता है कि 9 to 5 मोस्टली लोगों की जॉब होती है, तो वो सुबह के वक्त में बाहर जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आप बाहर जाने से बचें। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट हो सकती है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU ने नॉन टीचिंग पदों पर बम्पर भर्ती निकाली, और हमारी सहयोगी उससे जुड़ी अपडेट आपको देंगे। आपको बता दें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। योग्यता क्या है, सैलरी कितनी होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पूजा आखिरी डेट, क्योंकि आपने बताया था कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन वो आखिरी डेट थी तो आप कर ही नहीं पाई। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या होती है, इसलिए लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि कई तरह की इश्यूज को आपको फेस करना पड़ सकता है। कई बार आपका इंटरनेट ही नहीं चलेगा। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं लास्ट डेट पर जाकर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। हाँ। उस टाइम पर करनी थी मुझे, और मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरवानी थी, और मैं बैंक में गई लास्ट डेट पर, और बैंक का सर्वर डाउन था उस दिन, और पूरे दिन भर इतनी टेंशन रही, लेकिन आखिरी के लास्ट 15 मिनट्स में वो काम हो गया। तो आप भाई इस गलती को ना दोहराए जो मैंने, वो लास्ट मोमेंट का जो प्रेशर होता है ना, वो मत झेलिए, अल्टीमेट प्रेशर होता है वो बहुत। तो भर्ती की पूरी जानकारी जरा फटाफट जान लीजिए आप। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 66 पदों को भरा जाएगा, यानी 66 पद। इसमें से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसको JOA कहा जाता है, उसके 50 पद है, और ऑफिस असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO जिसे कहा जाता है, उसके 16 पद है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है 10 नवंबर 2025 से ये शुरू हो चुकी है, और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक है। 30 तारीख के लिए इंतजार आपको नहीं करना है, और उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये एक शानदार मौका है आपके लिए। अब चलिए पूजा, इनको योग्यता भी बता देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको लेकर के योग्यता क्या है। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOA के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी टाइपिंग स्पीड जो है 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। मैं देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अब आपको बताते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जिनको DEO कहा जाता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कम से कम 2 साल का संबंधित क्षेत्र में आपको अनुभव होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की आवश्यकता यहाँ पर भी वही है, जैसे कि 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में आपको लिखना आना चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ी स्लो होती है ना। स्लो होते हैं, हाँ। आप इंग्लिश टाइपिंग फटाफट कर लेते हैं। हम लोग तो हिंदी में खबर लिखते हैं, तो तब हमें अंदाजा लगता है यार हिंदी टाइपिंग करना कितना मुश्किल है, कितना टाइम टेकिंग है। हाँ। आयु सीमा जो है, यानी कि जो एज लिमिट है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसे JOA कहा जाता है उसके लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आयु सीमा की बात करें तो हमने आपको आयु सीमा बताई। अब हम बात करते हैं डेट की, यानी कि आपको बता दें कि 30 नवंबर से पहले आप इस फॉर्म को भर दें और बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि मेरी सहयोगी पूजा ने बताया कि वो भूल गई थी और वो तो शुक्र मानिए कि 15 मिनट बचे थे और इनका काम हो गया। लेकिन ये आपके साथ ज़रूरी नहीं कि यही हो, आपका भी काम हो जाए, तो ध्यान रखिए और ट्राई करिए कि एक दिन पहले या कम से कम 7-8 घंटे पहले आप उस फॉर्म को भर दें। तो देखिए, आरक्षित श्रेणियों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में भी छूट दी जाएगी। सैलरी और पे स्केल क्या होगा ये जानना चाहेंगे लोग, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि पैसा कितना मिलेगा आपको। जो सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA को मिलेगा लेवल 2 पे स्केल, यानी कि 19,900 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए लेवल 4 के पे स्केल पर निर्धारित इसे किया गया है, यानी कि 25,500 रुपये प्रति माह आपकी शुरुआती सैलरी होगी। इसके अलावा DTU जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब इसके चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सोनाली बताएंगे आपको। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों का चयन 2 चरणों में होगा। एक तो लिखित यानी कि रिटन एग्जाम, और इसी के साथ साथ स्किल टेस्ट जो होता है, यानी कि टाइपिंग कंप्यूटर स्किल जो है वो भी टेस्ट किया जाएगा कि आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है। और इसके साथ तमाम चीज़ें, PPT बनाना कभी कभी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आवेदन कैसे करें ये भी चलिए हम आपको बता देते हैं। तो चलिए वो बता देते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं वो है dtu.ac.in। यहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में जाएं और जॉब रिक्रूटमेंट टैब कर वहाँ पर जाएं, उसको टैप करें। अब आपको DTU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 पर क्लिक करना है और वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो रुक जाइए और पहले आज की कीमतें जान लीजिए कि आज आपको पेट्रोल, डीजल और CNG किस दाम पर मिलने वाला है। आज दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो 94.77 पर लीटर के दाम पर आपको मिलेंगे। डीजल के दाम 87.67 प्रति लीटर मिलेंगे और CNG के दाम 76.09 पर किलोग्राम मिलेंगे। नोएडा में कितने मिलेंगे सोनाली? नोएडा की बात करें तो यहाँ पर 94.71 प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो 88 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं CNG 84.70 प्रति किलोग्राम है। वहीं देखिए, गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.42 पर लीटर, डीजल की कीमत 87.00 पर लीटर और CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम आपको मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, जब से हम ये शो भी कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रहे हैं। वहीं देखिए, ये तो पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताए हैं। अब हम आपको फटाफट बता देते चलते चलते जो सोना है और चांदी है उसके क्या दाम बताए जा रहे हैं। आज क्या कीमत है वो ज़रा देखिए। 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो 1,27,260 प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोना है। और इसी के साथ हम बात करें चांदी की तो ये 1,60,100 रुपये प्रति किलो है। यानी कि ये जो सोने और चांदी के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन चलिए, अब शादियों का सीज़न है तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। चांदी की कीमत तो एक बार फिर से बढ़ने लगी है सोनाली। पहले तो कम होने लगी थी, लेकिन अब फिर से चांदी की कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि ये दाम कम हो तो मैं इन्वेस्ट करूं इसमें, लेकिन ये तो फिर से सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई पे इस साल नजर आ रहा है।
और चलते चलते हम आपको आज का इतिहास भी बता देते हैं। 2015 में 13 नवंबर को आतंकवादियों ने पेरिस को निशाना बनाया था। फ्रांस के इस खूबसूरत राजधानी शहर के सीने पर कई जख्म दिए। 1971 अमेरिका के अंतरिक्ष यान मैरियर 9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया। ये पहला मौका था जब पृथ्वी से भेजे गए किसी यान ने किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाया हो। करीब 1 महीने बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की साफ तस्वीरें दिखाई दी। अब समय की हो गई है समाप्ति, इस वजह से हम कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त। हर एक अपडेट जो आपसे जुड़ी हुई है वो आपको हमने बताने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए नमस्कार।